नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 12 साल कितने बेमिसाल। मोदी सरकार के 12 साल विकास, वैश्विक पहचान और नए भारत का दावा। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 12 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने 12 साल पूरे होने को विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के दौर के रूप में पेश कर रही है। सरकार का दावा है कि बीते एक दशक में भारत ने आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक मोर्चों पर नई पहचान बनाई है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा बाजार बनकर उभरा है। सरकार समर्थकों का कहना है कि आज भारत की बात वैश्विक मंचों पर गंभीरता से सुनी जाती है। मोदी सरकार न्यू इंडिया को भ्रष्टाचार मुक्त, डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिभाषित करती है। सरकार इसे निर्णायक नेतृत्व और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का उदाहरण बताती है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठा रहा है। बहरहाल, अब मोदी सरकार के 12 साल केवल उपलब्धियों का राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि 2029 की रणनीति के भी अहम आधार माने जा रहे हैं। बीजेपी इसे अमृतकाल की उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख रही है और मिशन 2047 तक के विकसित भारत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जवाबदेही और जन सरोकारों की कसौटी पर परखने की तैयारी में है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। मोदी सरकार के 12 साल कितने बेमिसाल। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। अच्छे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 26 मई 2024 को अपने ऐतिहासिक 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस सफर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र पर चलते हुए देश ने आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान हासिल की है। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले लिए, जिनकी खूब चर्चा भी हुई। सरकार ने इसे इच्छा शक्ति बताया तो विपक्ष ने विरोध किया। अब साल 2014 से शुरू हुआ मोदी सरकार का सफर 2026 के पड़ाव पर पहुंच चुका है। 12 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को देश में एक मजबूत और वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के नेतृत्व को भारतीय राजनीति के एक बड़े दौर के रूप में देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी 2014 में अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। साल 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार ने खुद को नए भारत की सरकार के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। ऐसे में इन 12 वर्षों में देश ने आर्थिक सुधार, डिजिटल क्रांति, वैश्विक कूटनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और सामाजिक योजनाओं के कई बड़े बदलाव देखे गए। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ गरीब, किसान, महिला और युवाओं को केंद्र में रखकर कई नई योजनाएं शुरू की। साथ ही विकास मॉडल पर सरकार का फोकस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भारत ने G20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक निभाई और वैश्विक मंचों पर अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत की। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों में नई मजबूती देखने को मिली। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक और विवादित फैसले भी लिए गए। इन फैसलों ने देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श को लंबे समय तक प्रभावित किया। मोदी सरकार की 12 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां रही, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चाएं रही। उन उपलब्धियों पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, महिलाओं को 33% आरक्षण का महत्वपूर्ण फैसला, नोटबंदी, 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर, GST का फैसला, एक देश एक टैक्स, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को निजात, राम मंदिर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, अग्निवीर भर्ती, सेना में भर्ती का नया मॉडल, नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, डिजिटल इंडिया और जनधन खाता, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, नल जल योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं। मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से सेना का पराक्रम दिखाया, सवर्ण जातियों को आरक्षण का फैसला, नई शिक्षा नीति, 34 साल बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, आपराधिक कानूनों, IPC,
सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जैसे नए कानूनों को लागू किया, सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाए, भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। भले ही भारतीय जनता पार्टी 12 साल के इस कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का दौर बता रही है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है, उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। देश का सौभाग्य है कि 12 साल पहले एक ऐसा नेता देश को मिला नरेंद्र मोदी जी के तौर पर, जो देश को इतनी तेजी से आगे ले जा रहे हैं। देश में मूल चूल परिवर्तन उन्होंने किया है। हर क्षेत्र में भारत ने अपनी भूमिका को पूरी दुनिया में बड़ा किया है। आज भारत उभरता हुआ देश है, उभरती हुई इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी नेता देश को मिले हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल हुआ, भारत की विकास के इतिहास बनी। भारत जो 12 साल पहले आर्थिक के गति में काफ़ी पिछड़ा था, आज इटली को पीछे करते हुए, इंग्लैंड को पीछे करते हुए अर्थव्यवस्था पहुंच गया चौथे पावदान पर। जितनी 60 साल में विकास नहीं हुआ था, वही माननीय मोदी जी के नेतृत्व 12 साल में विकास के इतिहास बना। चारों तरफ सड़कों का जाल। आज पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में आज 12 साल पूरे हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये 12 साल गरीब कल्याण सामान्य तक पहुंचने वाली योजनाओं के 12 साल रहे हैं। तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। तो उनका कार्यकाल ही वही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी लगाया और लॉकडाउन के समय ताली थाली बजवाया और अब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया। पूरे देश की संपत्ति को कुछ उद्योगपति सौंप दिया और उद्योगपति अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भारत का पैसा अमेरिका में लग रहा है, विदेशों में लग रहा है, तो खोखला करने का काम किया है। तो आज जो दुर्दशा भारत आर्थिक परिस्थिति बन रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी है। देखिए, आज सीएनजी जो महंगा हुई है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, खाने का सामान महंगा हो रहा है, नौकरी हो रही है, उस पर कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? पूछिए जरा भाजपा के लोगों से, उस पर भी कार्यक्रम कर दें। मोदी जी के 12 साल के जश्न मना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और आज इनको भाजपा के कार्यालय, भाजपा के लोगों को काला दिवस मनाना चाहिए, कि ब्लैक डे, काला दिवस। भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। भाजपा की सरकार ने जनता को धोखा देने का काम किया है, जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। आतंकवाद और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। मोदी सरकार के 12 साल केवल एक कार्यकाल का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व, राष्ट्रवाद, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नए मॉडल की उपलब्धि माने जा रहे हैं। समर्थकों के लिए यह नए भारत का दौर है, जबकि विरोधियों के लिए यह लोकतांत्रिक बहस और जवाबदेही का समय भी है। मोदी सरकार अपने 12 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर विकास और स्थिर नेतृत्व का संदेश देना चाहती है। वहीं विपक्ष इसे जवाबदेही का समय बताते हुए जनता के मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी सरकार के 12 साल के बाद हमारा भारत देश किस तरीके से विकसित भारत 2047 की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अलग मुद्दे उठा रहा है। इसी पर आज हम भी चर्चा भी करेंगे कि मोदी सरकार के 12 साल कितने बेमिसाल। जल्दी से परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों के साथ। बीजेपी नेता खेमचंद्र शर्मा हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ HN उपाध्याय जुड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं DP यादव जी, बहुत स्वागत। आप प्रवक्ता हमारे साथ रजनीश कौशिक हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका।
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरविंद खोकर हैं। अरविंद जी, स्वागत आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत रजनीश जी सबसे पहले आपसे ही करते हैं। रजनीश जी, 10 साल 2 बार आपकी सरकार देश की राजधानी में रही, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार भी आ गई। कहीं ना कहीं मोदी मैजिक उस दौरान देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें पूरे देश भर की, तो अभी पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए, असम के रिजल्ट आए, तमाम स्टेट्स के रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मोदी मैजिक किस तरीके से चल रहा है। और इन 12 सालों में जिस तरीके से धड़ाधड़ फैसले लिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उन नतीजों का असर भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है जनता में, इसलिए जनता दोबारा उन्हें चुनती भी है। तो ये 12 साल आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने अभी जो बातें बताई, वो एक तरह से आपने सरकार के समर्थन में बातें रख दी। मैं जनता के पक्ष में बता रहा था कि जनता ने जो चुना उसके आधार पर आपको जी 12 सालों में मोदी जी की सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों को मैं आपको आज के दिन याद दिलाना चाहूंगा। वो वादे पूरे नहीं हुए जी। मोदी जी की सरकार जब 2014 में पहली बार बनी, तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हो गई क्या? आज 2026 में है हम, अभी भी आमदनी दुगनी तो दूर की बात है, और पहले जितनी उनकी आमदनी थी उससे भी आधी हो गई। दूसरा, मोदी जी की सरकार ने दूसरा वादा किया था कि हम देश भर में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज 12 साल हो गए, एक भी बुलेट ट्रेन चली है क्या? बुलेट ट्रेन को उन्होंने बस जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं को वंदे भारत ट्रेन के नाम से चलाना शुरू कर दिया। कोई बुलेट ट्रेन आज 12 सालों में नहीं चल पाई। मोदी जी की सरकार ने 2014 में घोषणा की थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे पूरे देश भर में, जिससे कि लोगों का, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनका महानगरों की तरफ पलायन रुके। लेकिन आज 12 साल हो गए, एक भी स्मार्ट सिटी पूरे देश भर में बना हो तो वो आप हमें बता दीजिए। नहीं बना एक भी स्मार्ट सिटी। मोदी जी की सरकार ने 2014 में फिर 19 में भी एक सांसदों के लिए प्रकल्प चलाया था कि हमारा हर सांसद गांवों को गोद लेगा। सांसदों ने गांव गोद लिए 2014 से 2019 तक। एक भी गांव विकसित हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद ये गोद लेने का प्रकरण ही उन्होंने छुपा लिया, छोड़ दिया। पता नहीं अब कहाँ ये, मुझे नहीं पता ये योजना कहाँ खटाई में पड़ गई है। एक भी गांव जो सांसदों ने गोद लिया था, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं मैं, सारे देश भर के गांव की बात, पूरे देश में जितने गांव हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो गोद लिए थे वो भी विकसित नहीं हो पाए, वहां भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई मोदी जी की सरकार। तो इन 12 सालों में कुछ भी हुआ नहीं है। सिर्फ हुआ है तो क्या हुआ है? सिर्फ हर स्टेट में जब चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम के करके और पोलराइजेशन करने के लिए वहां पर इस तरह के एजेंडे लागू करना, मंदिर का, मस्जिद का, इसका उसका। अभी जैसे पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें उसने खुद कबूल किया कि बीजेपी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी मुझे 200 करोड़ रुपए दे चुकी है और बाकी पैसे भी मुझे और चाहिए। तो क्या था ये एजेंडा? और इस एजेंडे को हुमायूं कबीर को सामने लाने के लिए किसने उकसाया कि भाई मैं वहां पे बाबरी मस्जिद बनाऊंगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी ने। और मीडिया में यही बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि देखो जी, ममता बनर्जी की पार्टी का पूर्व नेता हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। अरे तुम ही लोग तो उससे करवा रहे थे ये सब। ममता बनर्जी ने तो जैसे उसने बाबरी मस्जिद की बात करी, उसका बीड़ा उठाया, तुरंत उसको पार्टी से निकाल दिया था। तो पोलराइजेशन करके ही इनकी राजनीति चलती है, क्योंकि बीजेपी के 4 प्रमुख सिद्धांत होते थे। आरोप लगा रहे हैं रजनीश जी, का जन्म हुआ। आरोप जो आप लगा रहे हैं रजनीश जी, इसका कोई आधार है? जी, स्टिंग ऑपरेशन सामने है, पूरे देश भर के लोगों ने देखा स्टिंग ऑपरेशन। और क्या प्रूफ चाहिए? वो स्टिंग ऑपरेशन क्या साबित हो चुका है? क्या उसका पूरा मामला कोर्ट में है?
और रजनीश जी, आपसे मैं एक बहुत निवेदन के साथ में आपको बीच में टोक रहा हूँ। रजनीश जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। रजनीश जी, साबित होने में तो मुद्दे को हिंदुस्तान में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। ठीक है। साबित होना कौन देखता? रजनीश जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। रजनीश जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। रजनीश जी, जितनी भी सरकारें आती हैं, किसी भी पार्टी की सरकार, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी को मैं ले लेता हूं। दिल्ली में आपकी सरकार रही, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए और बहुत काम भी किया। क्या सारे वादे पूरे कर पाए आप लोग? आप लोगों ने बोला था कि नोएडा की, दिल्ली की सड़कों को हम ऐसा बना देंगे, चकाचक विदेश की सड़कों को बना देंगे। आज भी वहां पर समस्या है। सड़कों में बारिश के समय में क्या स्थितियां होती हैं वो आपको पता है। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब को लेकर आपने कहा था कि एक भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। आए दिन खबरें आती हैं नशा तस्करों की। तो आप लोग, कोई भी पार्टी हो जो वादे करती है, क्या पूरे वादे पूरे कर पाना पॉसिबल है? पहली बात तो आज जो यहाँ चर्चा है, आपका चर्चा का विषय दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार का नहीं है। आप वादों की बात कर रहे हैं ना रजनीश जी, आप वादों की बात कर रहे हैं, आप पूरी बातें भी नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार ने और भी कुछ काम किए हैं, आप उनको नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, कर दिया है तो कुछ वो भी समय, मैं जवाब दूंगा। रजनीश जी, लेकिन मोदी जी की आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है सर। कुछ नेटवर्क का इश्यू है, उसे दुरुस्त करके मैं जल्दी से आपके पास वापस से आता हूं। रजनीश जी, कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जल्दी से मैं आपके पास आता हूं। यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी जी, आपसे भी समझ लेते हैं जरा कि ये 12 साल मोदी सरकार के, इनको कैसे देखते हैं आप? डीपी जी, आपका माइक म्यूट है शायद, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। देखिए, 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और उस समय हम लोगों को याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया था और शायद दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हुआ था वो। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को चमकाया गया था और जिस प्रकार से तमाम चैनलों पर और मीडिया के माध्यम से पैसा, ये तो चलिए अतीत की बात हो गई, लेकिन उसके बाद देश को क्या मिला, देश ने क्या हासिल किया, इस पर कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। जो वादे मोटा नेटवर्क चला गया जी। यादव जी कंटिन्यू बोलिए। आ गई है? हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, नमामि गंगे एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर के आए थे कि गंगा जी को साफ किया जाएगा, गंगा के किनारे को कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया जाएगा कि लोगों को रोजगार के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी मिलेगी। और हम लोगों को अलग से मंत्रालय बना था, उमा भारती मंत्री बनी थी और उन उमा भारती का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। गंगा के नाम पर कितने अरबों खरबों का घोटाला हुआ है। अगर यही सरकार बदल जाए तो उसी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता जेल में जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसी तरह से आप देखिए, जो है स्मार्ट सिटी योजना लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी। सिटी लगभग 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वादा किया था। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर भी तमाम घोटाले हुए। उन पैसों का हिसाब किताब कौन देगा? प्रधानमंत्री फसल योजना लेकर के आए थे, फसलों का उचित मूल्य देने के वादे किए थे। क्या हुआ प्रधानमंत्री फसल योजना का? आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, न तो उसको किसी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। एमएसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसी तरह से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए थे, प्रत्येक गरीब का खाता खुलेगा। क्या खाता खोलने तक ही इनका केवल कर्तव्य था? उस खाते में पैसा कहां से आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिसाइड किया था? नहीं, वो खाते लगभग बंद होने की कगार पर हैं। जनधन योजना के नाम पर जो खाते खुले थे उसमें भी बहुत फ्रॉड हुआ। उसी तरह से आप ये लेकर के आए थे उज्ज्वला योजना। आज बताइए उज्ज्वला योजना का क्या हुआ?
80% से ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर है उनकी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सारी कहीं ना कहीं बातें जो मूलभूत मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं तो ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आसमान में तीर चला दिया, छेद कर दिया, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज ही देखिए, कल डीजल पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है। तो लगभग इधर आपको बताऊं 15 दिनों में 30% तक जो है रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है। लेकिन मोदी जी को क्या है, केवल अपनी तारीफ करनी है। ठीक है। और इनके जो प्रवक्ता और नेता हैं वो चैनल पर बैठ के झूठे कसीदे करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, आप चुनाव किसी प्रकार से जीत सकते हैं, लेकिन जनता का जो मन होता है, दिल जीतना होता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। ठीक है। आने वाले समय में। ठीक है यादव जी, यादव जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। लोगों को डरा धमका करके चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है डीपी यादव जी, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। रजनी जी, अब आपका नेटवर्क ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से रख दीजिए, उसके बाद मैं खेमचंद जी का रुख करूंगा। जी जी हाँ, तो मैं अपनी बात आपके बीच रख रहा हूँ जो अधूरी रह गई थी। आ रही आवाज अब? जी स्पष्ट आ रही सर, प्लीज बोलिए। हाँ, देखिए आप मोदी जी की सरकार ने पिछले 12 सालों में जो वादे किए थे, उन वादों में से तो कोई पूरा किया नहीं, क्योंकि आज के दिन चर्चा उन्हीं की होगी कि जो सरकार एक वादे लेके आती है, एजेंडे लेके आती है कि भाई हमारी सरकार बना दी आपने, तो हम ये काम कराएंगे। ऐसे ही और बहुत सारे वादे थे मोदी जी की सरकार के, उनको किसी को उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की हर चुनाव में कोशिश की है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख एजेंडे होते थे, वो एजेंडे अब उनके रहे नहीं। इसलिए उनका एजेंडा अब सिर्फ ना तो विकास के नाम पे वो वोट मांगते, सिर्फ पोलराइजेशन करके, हिंदू मुस्लिम करके हर राज्य का चुनाव, चाहे आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां भी उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। बिहार का चुनाव होता तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अभी बंगाल का चुनाव हुआ तो वहां हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध इन सारे धर्मों को, लोगों को आपस में बांटकर और सत्ता हासिल करने का उनका एकमात्र एजेंडा अब रह गया है, और उसी पर ही मुझे लग रहा है वो अगले कुछ वर्षों तक चलते रहेंगे। लेकिन ये एजेंडा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, देश की जनता समझदार है। ठीक है, एजेंडा ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला, देश की जनता समझ गई। ठीक है रजनी जी, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है और आपकी बात जनता तक पहुंच गई। अब आपने इतने सारे सवाल उठाए हैं, जरा सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। खेमचंद जी, सवाल तो आपने सुने ही। रजनी जी बड़ी बात कह रहे हैं कि जितने स्टेट में आपने सरकार बनाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बनाई। जो वादे आप लोग करते हैं, उन वादों का क्या होता है सभी को पता है। स्मार्ट सिटी परियोजना आपने वादा किया, घोटाला उसमें हुआ। आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। ऐसे तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं सपा प्रवक्ता और आप। जय श्री राम। समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 12 साल कंप्लीट होने की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। अभी हमारे बहुत सारे मित्रों ने क्रिटिसिज्म किया। मैं मानता हूं कि ऐसा लगता है कि पैनल में अपोजिट पार्टी के या अपोजिट पार्टी के समर्थित लोग ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सवाल निकल के आए, मैं उसके आधार पर उसका आंसर दूंगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 12 साल में वो कुछ करके दिखाया जो 65-70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाया, तो 370 लगा हुआ था, उसको हटाने का काम किसने किया? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ट्रिपल तलाक जैसा एक महापाप जो हमारी मुस्लिम बहनों को परेशान करता था, लाखों की संख्या में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनके माँ बाप बहुत सारे परेशान होते थे, उसको खत्म करने का काम किसने किया? वो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने दुश्मनों को आंख में आंख डाल के ईंट का जवाब पत्थर देने का काम, मतलब अगर वो एक उंगली कर रहे हैं तो 2 उंगली से जवाब देने का काम मोदी जी ने किया। सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिया कि अब भारत जो है वो सॉफ्ट स्टेट नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्ड भी करता है।
आज भारत के पास लार्जेस्ट सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे आज गोल्ड का स्टॉक है, आज फॉरेक्स का स्टॉक है। आज जो भारत है वो 10 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कारण बना है। लगातार किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा पैसा जिसमें कोई किसी का कमीशन नहीं है, वो दे चुके हैं। लगातार हर क्वार्टर में दिया जा रहा है। इतनी बड़ी राहत, इतनी बड़ी सपोर्ट कभी भी डायरेक्टली किसानों को नहीं दी गई। अभी जनधन की बात हो रही थी, तो जनधन आज लाइफलाइन बनी हुई है। करप्शन को दूर करने का सबसे बड़ा साधन जनधन बना है। जनधन के माध्यम से जो पैसा घर में पड़ा था वो मार्केट में आया। दूसरा जो डायरेक्ट खेमचंद जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है जाता है जो पहले मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है, नेटवर्क इशू शायद आपका होगा। नहीं सर, या कहीं यहाँ से तो अभी नहीं हो बेटर सकता है क्या सर नेटवर्क इशू, क्योंकि नेटवर्क इशू वहां से ही हो सकता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और वीडियो स्टॉप हो गया है। खैर, उसको दुरुस्त करके मैं वापस से आपके पास आऊंगा, क्योंकि मेहमान और भी बहुत सारे हैं और सवाल बहुत सारे हैं, जैसा कि आप बोल रहे थे। मैं बहुत जल्दी आपके पास आता हूं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अरविंद जी सुन पा रहे हैं? अरविंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आवाज नहीं आ पा रही। अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं? अरविंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? को नहीं आ रही है, इसका मतलब आवाज में तो दिक्कत नहीं है। नहीं, अरविंद जी सुन पा रहे हैं? मुझे टीवी पे दिखाई दे रहे हैं सर, मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको? मैं कंटिन्यू, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। तो मैंने जो हाइलाइट्स बताए, इसके अलावा अभी ये बात करते हैं कि सिटीज के डेवलपमेंट की। आप ये बताइए 2014 से पहले कितनी सिटीज में मेट्रो चलती थी? दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं भी मेट्रो नहीं चलती थी। आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है। आप बातें करते हैं उत्तर प्रदेश में मेट्रो भिंडी बाजार मत बनाओ, कृपया भिंडी बाजार मत बनाओ। आपको पूरा सुना था, आपके पूरे झूठ को सुना था। अब सुन लो, झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मत करो। आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के यादव जी आपने सवाल उठाए तो कम से कम जवाब तो ले लेते हैं। एक ईंट रखा हो तो आप बताइए। डीपी साहब आपने सवाल उठाए हैं तो जवाब भी ले लेते हैं, सुन लेते हैं पहले। खेमचंद जी प्लीज। झूठ बोल रहे तो भाई कौन इसको जवाब, कौन सुनेगा? झूठे लोगों को तो कौन सुनेगा बताइए। चलिए किसी तरह से झेलना है इनको, झूठ झेलना है इनको। डीपी जी शब्दों की मर्यादा थोड़ी। डीपी जी शब्दों की मर्यादा। आप भी मेहमान है, वो भी मेहमान है, मेरे दोनों मेहमान है। दोनों मेहमानों का मैं सम्मान करता हूँ। एक एक करके बात करेंगे। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, अगर इसी तरीके से हुआ तो जनता तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी सरकार ने जो काम किया वो बताइए। चैनल पर झूठ न बोला करिए। 10 साल हो गए राजधानी लखनऊ में एक ईंट नहीं रखा गया मेट्रो का। खेमचंद जी सुनते हैं ना? डीपी जी सुन तो लेते हैं प्लीज। देखिए खेमचंद जी, सच में इतना दम होता है, सच में इतना दम होता है। विपक्ष के नेता 10 मिनट बोले, मैं चुप था। मैं 1 मिनट बोला, इनको मिर्च लग गई, क्योंकि सच में दम होता है। मोदी जी ने काम किया है, करके दिखाया है। ये डिफेंड नहीं कर सकते। आज ये मना नहीं कर सकते कि 20 से ज्यादा स्टेट में आज मेट्रो चल रही है। आज ये मना नहीं कर सकते कि आज 20 से ज्यादा आज हमारे देश में एम्स हैं। ये मना नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, हाईवे का हुआ हो, चाहे गांव तक सड़क बनाने का हुआ हो, किसानों के खेत में, हर खेत में पानी पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हो, ये मैसिव तरीके से जितना काम हुआ है। और अब बॉर्डर स्टेट्स में, बॉर्डर चारों ओर बॉर्डर पे आज हैवी से हैवी हमारे इक्विपमेंट्स वहां पे तेजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने सुरंग बनाने का काम किया, पुल बनाने का काम किया, अंडरपास बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया। खेमचंद जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार आने से पहले आपने आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? महंगाई अलग बढ़ती जा रही है। अरे भाई, महंगाई को कंपेयर कर 10 साल यूपीए सरकार वर्सेस हमारी गवर्नमेंट, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ रही है। तब भारत में जो महंगाई कंट्रोल में है, पूरे विश्व में 30-35% से लेके 100% तक पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ चुके हैं। और हमारे यहाँ पे कितने बढ़े हैं? 7-8%। क्या कंट्रोल में नहीं है? फ्री राशन की जो सपोर्ट है वो दी जा रही है, कहीं पूरे विश्व में कहीं फ्री राशन की
गरीबों को राशन की सपोर्ट की जा रही है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान भारत कार्ड के रूप में भारत में चल रही है। ऐसी योजना अमेरिका जैसा देश भी नहीं चला पाया। इतने बड़े स्केल पे जो गारंटी है अमेरिका जैसा देश भी नहीं दे पाया जो भारत दे रहा है। भारत अपनी ठीक है, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं ज्यादा मेहमानों को समय नहीं दे पाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है खेमचंद जी, और हम एचएन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए कर रहे हैं, किसानों को सपोर्ट दे रहे हैं। खेमचंद जी, समय की थोड़ी सी मेरे पास पाबंदी है। एचएन उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय साहब सुन पा रहे हैं? खत्म हुआ, उनको युद्ध ध्यान आ गया। रजनीश जी, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन पा रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में बिजली क्यों नहीं आ रही है? पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं 12 दिनों में 6 बार। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल करते हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, समय ज्यादा है भी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इन 12 सालों को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष तो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन नहीं चली, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, घोटाले अलग हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, वादों पर और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या कहेंगे सर, ये 12 साल आपकी नजर से कैसे थे? देखिए, गरीबी और महंगाई हटाने की जो बात है वो तो इंदिरा गांधी के समय से हो रही है। उन कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, वो बात वहीं की हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक चीज जरूर की है, जो भारतीय राजनीति है इसको 360 डिग्री जो है ना घुमा दिया है। पहले जो है ना आमतौर पर जीत का एक फार्मूला हुआ करता था, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी वालों को जो है ना सिर पे बिठाओ और 2-4 हिंदुओं के खिलाफ गाली दो, अपमान करो, आपको वोट बैंक हुआ पक्का। 2014 के बाद से मोदी ने लगातार उस वोट बैंक को ध्वस्त कर दिया। और देखो, मुस्लिम वोट बैंक जो डेवलपमेंट की जो राजनीति है उसके बिल्कुल विपरीत होता था। जब जब देश में मुस्लिम वोट बैंक हावी हुआ है, डेवलपमेंट पीछे गया है। और जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, ये भ्रम था कि अभी भी जो है मुस्लिम वोट बैंक उस पर जो है विकास की राजनीति में भारी पड़ सकता है, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव ने वो भी निपटा दिया है। तो भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का योगदान, जो देखो पैरामीटर्स हैं विकास के, उसके सबके अपने अपने मानने हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से एक मतलब जिसे कहते हैं कि पत्रकारिता के नाते जो है ना, अगर राजनीति के पॉइंट पे बात किया जाए तो चुनाव लड़ने और चुनाव करवाने का जो तरीका है, राजनीति करने का जो तरीका है, वो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल बदल दिया है। अब 12 बजे उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव नहीं लड़े जा सकते। अब नरेंद्र मोदी की तरह कलकत्ता में जैसे वो गए थे, वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए और एमपी का चुनाव हो, खुद सड़क पर उतरते हैं, खुद वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद जाते हैं। तो उन्होंने पूरा जो तौर तरीका है राजनीति का वो बदल दिया। और 12 साल में जो उपलब्धियां हैं, देखो मैंने बताया कि जो महंगाई और जो गरीबी है वो इंदिरा गांधी के समय से हट रही है, अब तक नहीं हटी। हालांकि जो नेता हटाने की कोशिश करते रहे वो खुद अमीर हो गए, गरीबी वहीं की वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार में ये जरूर हुआ है कि एक तो देखो जो आतंकवाद के खिलाफ जो नीति है, मोदी ने वो लाइन खींच दी। अब सरकार कोई भी आए उस लाइन से पीछे नहीं हट सकती। जिस तरह से उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुई है, अब वो एक लाइन खींच गई है। वो तो जो इंटरनेशनल जो संबंध है, इंटरनेशनल संबंधों में भी जो जिस तरह की जो आजकल खिंचपीच चल रही है, इसमें भी जो मोदी सरकार ने कई चीजें की है। स्पेशली जो डिफेंस में जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, ये एक लॉन्ग हित में देश के जिसको दूरदृष्टि के पॉइंट ऑफ से बेहद कामयाब चीज है कि जितने डिफेंस में हमारी जो निर्भरता विपक्ष में वो देश से कम होती चली जाएगी, उतनी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होती चली जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, समस्याएं हैं अभी भी, ऐसा तो है नहीं ग्राम राज्य आ गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीका था राजनीति करने का कि जो ना कुछ जाति को इकट्ठा करो, कुछ जो ना मतलब मियाँ भाइयों को इकट्ठा करो, तुम जीत गए, बाकी कोई ना सड़क बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, वो अब नहीं चल सकता। और देखो, जो सड़कों का जो नेटवर्क है वो बीजेपी जब से आई है, आप उनको पसंद करो ना पसंद करो, ये जरूर कहोगे टोल महंगा है, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन सड़कों का जो जाल मोदी के आने के बाद जो देश भर में बिछ रहा है, जो ट्रेन का जो जाल बिछ रहा है, वो वाकई में वो जिसको कहते हैं ना काबिल तारीफ है। और देखिए, अमेरिका के बारे में जो कहा जाता है ना कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं, इतनी से वहां सड़कें नहीं है कि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर ही इसलिए कि वहां पे इतनी ज्यादा सड़कें हैं। देखो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और सुरक्षा, ये 3 चीजें जहां हो जाती हैं, जहां आवागमन सुगम हो जाए, जल्दी हो जाए, तेजी से हो जाए, सुरक्षा मिल जाए और जो बिजली की समस्या बड़ी माकूल बात कही अरविंद जी आपने। ये कहा भी जाता है कि जहां सड़कें होती है विकास सबसे पहले वहां पर पहुंचता है। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है अरविंद जी, मैं बहुत निवेदन के साथ, क्योंकि 2 मेहमान और अभी बाकी हैं। देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरविंद जी,
बहुत निवेदन के साथ मैं बोल रहा हूँ कि समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, और भी 2 मेहमान और हैं। मुझे उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ दीजिए। चुके हैं। मैं बहुत जल्दी राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ। उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? अभी जो जी उपाध्याय जी 12 साल आपकी नजर से कैसे, जल्दी से बताइए। देखिए ऋषभ जी, जी आज 12 साल में कोई कुछ इन्होंने जो हमारे देश की प्रमुख क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र किसानों के लिए, रोजगार का क्षेत्र युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक व्यवस्था हो, किसी क्षेत्र में इन्होंने कोई प्रगति वाला कार्य तो किया नहीं है। सब क्षेत्र में हम पीछे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं सड़कें बनी है, ये बनी है, सड़कें बनी है भैया, सड़क पर चलने के लिए पेट्रोल डीजल मिलेगा तब ना। आप बताइए, जब 2012 में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत 105 प्रति बैरल थी। उस समय दाम 73 रुपया था लगभग पेट्रोल, और 41 रुपया डीजल का था, और आज 99 रुपया लगभग है, जबकि बीच में 40, 50, 60 रुपया प्रति बैरल रहा, तब भी आम जनता को लाभ नहीं मिला। और पेट्रोल कंपनियों का जेब भरते रहे, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों से इनको चंदा मिलता रहा, अप्रत्यक्ष रूप से पैसा इनको लाभ लेते रहे। और अब कह रहे हैं इनकी मुख्य स्ट्रीम की मीडिया या इनके ट्रोल आर्मी के लोग कि 70 रुपया तो बढ़ा है। अरे 7 रुपया बढ़ा है भैया, लेकिन कई देशों में कम तो हुआ। आप इतना दिन करते क्या रहे? 7 रुपया बढ़ने की बात नहीं है ऋषभ जी। देखिए ट्रांसपोर्ट पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जो कच्चे माल आते हैं, बने बनाए माल बाजार तक जाते हैं, सब पर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। ये बताए कि इतने दिन तक जनता को लाभ मिला नहीं। दूसरी बात, 8 रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, जो 96 रुपए तक पहुंचा। 12 में लगभग 60 रुपया 62 रुपया था जो है मुद्रा का रुपए की कीमत। लगातार हमारी जो है मुद्रा गिरती जा रही है। चीन को ही बगल में ले लिए, युवान लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है? हम भी विकासशील भी उसके साथ थे। 12 साल में आप चीन के बराबर आने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बस जो है जनता को ये बताते हुए स्मार्ट जो है वो करेंगे, सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे, दोगुना आय करेंगे, और कहते थे इनके समर्थक तो 32 रुपए में तेल बेचते थे। कहते थे काला धन आ जाएगा, हम सब दे देंगे, 32 रुपया में तेल लीटर दे देंगे। इनके समर्थक जो है बॉलीवुड के लोग तो ठीक है उपाध्याय जी, महंगा हो जाए समय की थोड़ी पाबंदी है। उपाध्याय जी समय की थोड़ी सी पाबंदी, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई उपाध्याय जी। समय की थोड़ी सी पाबंदी है मेरे पास। लास्ट मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राहुल बाली जी, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जाते जाते। राहुल जी, कई सारे सवाल जवाब यहाँ हो रहे थे राहुल जी, उसके अलावा कई सारे विरोध भी यहाँ देखने मिले, कई सारे सवाल उठे, विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए भी। रजनीश जी अब बहुत माफी चाहूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको समय, क्योंकि समय की बाध्यता है मेरे पास। लास्ट कमेंट में ले रहा हूं राहुल जी से। राहुल जी 12 साल कैसे देख रहे हैं आप? सोलंकी जी नमस्कार। मैं अपने को पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। ये जो 12 साल इस नजरिए से मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके दामन में कोई भी दाग नहीं है। ये सबसे बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात जो है वो हमारे देश के लिए अचीवमेंट की बात है। आप पिछले प्रधानमंत्री देख लो, किसी की बोफोर्स का जब सत्ता से हटेंगे तब पता चलेगा। अभी ठीक है सर। मैंने आपको बड़ा प्यार से सुना, आप सुनिए, मैंने कहीं बीच में नहीं बोला, बड़ी शांति से सुना था। सोलंकी जी आप कंट्रोल कीजिए। दीपी जी प्लीज, दीपी जी प्लीज इस तरीके से नहीं, रजनीश जी इस तरीके से नहीं। आप लोग बोल रहे थे, बाकी पैनलिस्ट सुन रहे थे, अब उनकी बारी है, जरा सुन लीजिए प्लीज। राहुल जी इतने से तलमला गए आप। एक बात तो सुनो पहले, पूरी बात तो सुन लो भाई, पूरी बात तो सुन लो। सोलंकी जी ने जब बोलने नहीं देते, बोलिए सर। राहुल जी बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आप इनको म्यूट कीजिए तभी मैं बोल पाऊंगा। बोलिए सर। ऐसे तो सोलंकी जी डिबेट नहीं होती है। सोलंकी जी ऐसी डिबेट नहीं होती है। ये देखिए फिर डीपी यादव जी प्लीज। राहुल जी अपनी बात रखिए, आप बोलिए सर। बड़े प्यार से सर आप बोलिए, जनता सुन रही है। मेरे को भी सुनिए। आप देखिए ऐसा है कि इस देश के ऊपर 2 बड़े संकट आए।
एक तो पहले कोविड का संकट था, बहुत तरीके अच्छे से कोविड का डिप्लोमेटिक रूट से भी और इंटरनल कंट्री के अंदर भी बहुत तरीके से उसको हैंडल किया गया है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर देश का हो, उसकी टीम के जो टीम होती है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका एनालिसिस किया जाता है, उनके ईयर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है। और मेरा मानना है कि आदरणीय मोदी जी की जो टीम है, खास करके डिफेंस में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, हाईवे और पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये इतनी जबरदस्त टीम है कि उन्होंने देश को आगे तरक्की के लिए लेके गए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर के एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी कमी है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत कमी है, उसको हमें सुधारने की जरूरत है। उसको हमें सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसको एजुकेशन को सुधारने की जरूरत है। राहुल जी, विदेश नीति भी हमारी स्ट्रांग हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति भी स्ट्रांग हुई है। राहुल जी, मुझे जिस तरीके से नहीं होता है, रजनी जी आप बाकी के मेहमानों को बोलने नहीं दे रहे हैं, अगर पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे बात पहुंचेगी आपकी भी जनता तक, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी पार्टी को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता वो भी सुन रही है, वो भी देख रही है। ये बिहेवियर नहीं सर, मेंटली सिक हो चुके हैं, वो मेंटली सिक हो चुके हैं, इसलिए वो वही बाजा बजाते रहते हैं हमेशा ही। खैर राहुल जी मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया। उपाध्याय जी आपसे भी बहुत माफी मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय में नहीं दे पाया, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता थी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल कितने बेमिसाल। विपक्ष आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है, कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार के नेता मंत्रियों की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से सफाई भी दी जा रही है, बात अपनी रखी भी जा रही है कि ये 12 साल कितने बेमिसाल रहे, क्योंकि इन 12 सालों में काफी कुछ हुआ जिसका परिचायक जनता है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।